ठीक है। तो प्रश्न के स्कोप वगैरह के बारे में अब मुझे लगता है कि थोड़ी स्पष्टता आ गई होगी। सर आ गए हैं, आदरणीय सर आ गए हैं, ज्वाइन कर लिए हैं। सर हम लोग यही चर्चा कर रहे थे सर कि प्रश्न का जो स्कोप है और जो कीवर्ड्स हैं उसको बिना समझे हुए उत्तर लिखना जो है वो फिर व्यर्थ का परिश्रम हो जा रहा है सर। इसी बात पर सर हम लोग चर्चा कर रहे थे। जरूर जरूर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी चर्चा है। एकदम जी सर, जैसे इस प्रश्न का एक उदाहरण हम लोग लिए सर कि उत्तर पूर्वी भारत जो उसमें डाले हुए थे सर, फिर अगर उत्तरों की तरफ देखा जाए सर, जैसे एक एक करके शुरू करते हैं, इसमें कोई अच्छा बुरा की बात नहीं समझिएगा, विश्लेषण करते हैं हम लोग अपनी तरफ से। जैसे उत्तर पूर्वी भारत का भूगोल उस क्षेत्र के उग्रवादी संगठनों का सार्वकालिक साथी रहा है, ठीक है, आपने असर्शन से शुरू किया, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत के जिन क्षेत्रों में घने जंगल और उबड़ खाबड़ भूमि होती है उन क्षेत्रों में छिपने में आसानी होती है, एक फैक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा, अर्थात उग्रवादी संगठनों आदि के पनपने का मुख्य कारण नहीं पूछा जा रहा है, साथ ही पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखेगा, ठीक है। अगली बात हुई कि जिसके कारण इन्हें बहुत मदद मिलती है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं करना है, नया फैक्ट कोई है, क्योंकि घने जंगलों में पेड़ों में पत्तियां पहने होते हैं, बात सब सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, देखने में मुश्किल होता है, विजिबिलिटी वाला फैक्टर, ठीक, बिल्कुल, बस सुव्यवस्थित तरीके से आपको बस उस चीज को। इसी तरह घाटी वाले क्षेत्रों में बड़ा बड़ा गड्ढा आदि होता है जिसमें छिप जाते हैं, जैसे चंबल की घाटी, देखिए यहाँ पर हो गया ना, उत्तर स्कोप से बाहर चले गए हैं, तो स्कोप से बाहर नहीं जाना। उत्तर पूर्वी भारत के विषय में पूछा गया है, वहां का कोई विशेष उदाहरण आपके पास है तो हम लिखेंगे, नहीं तो हम वो नहीं लिखेंगे, अननेसेसरी हो जा रहा है वो, ठीक है। चूंकि अभी तक भारत के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं होने के कारण इन्हें ढूंढ पाना मुश्किल होता है, ठीक है। भारत के कारण, वो भी भारत के ही हैं, वो भी भारत के ही हिस्से हैं, तो भारत के पास ना लिखिए, प्रशासन के पास लिख दीजिए या कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं, और आप श्योर कैसे हैं कि वाकई उनके पास तकनीक नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इतने पे ही लिख दीजिए कि इसमें समस्या होती है, बस इतनी सी बात हो गई, ठीक है। फिर ऐसे में भारत सरकार को चाहिए नई तकनीक, किसी ने पूछा ही नहीं है कि भारत सरकार को क्या चाहिए, सिर्फ पूछा गया है कि कैसे भूगोल मदद कर रहा है उनको, एक लाइन में इतनी ही चीज पूछी गई है। अगली बात है कि कोरोना वायरस के समय ड्रोन का इस्तेमाल करते हो, अच्छा है, ये उदाहरण अच्छा है, लेकिन क्या है कि आपसे जो है सोल्यूशन वाला चीज पूछा ही नहीं गया है। मैं बता दूं यहीं पे कि कुछ लोग ऐसा मत रखते हैं कि अगर सोल्यूशन नहीं भी पूछा गया है तो थोड़ा सा लिख देना चाहिए, लेकिन फिर वो उसमें क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं हिंट होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंट होना चाहिए कि सॉल्यूशन लिख देंगे तो कुछ गड़बड़ नहीं, इसमें नहीं है, ये फुल जो है एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन है, ठीक है। सर कुछ बताया जाए सर हम लोगों को, सर। हाँ हाँ, इसमें मैं आपको एस्पायरेंट को राय दूंगा। पहली बात, जो सवाल में नहीं पूछा गया है वह मॉडल आंसर में नहीं होता है। तो जो सवाल में नहीं पूछा गया है वह आप चाहे जितना अच्छा लिखो, उसका एग्जामिनर से उस कोई दृष्टिकोण नहीं होता है। दूसरी बात, आप जब पेपर देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, रीडिंग और राइटिंग स्पीड अगर आप इम्प्रूव नहीं करोगे, आप इस परीक्षा को नहीं पास कर सकते। रीडिंग राइटिंग इंप्रूव करने से फायदा क्या होता है, आपको क्वेश्चन पढ़ने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, बिकॉज यू हैव द कॉन्फिडेंस कि मेरे पास राइटिंग स्पीड मैं लिख ले जाऊंगा। मैंने कितनी बार बताया है कि मैंने अपने जीवन में एक लंबा समय लगाया था अपनी राइटिंग स्पीड को इंप्रूव करने के लिए। जैसे आपको पेपर मिलता है, आप उस पेपर में आप पॉइंट लिखिए क्या क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन मैं कहता हूँ, access to affordable, reliable, sustainable and modern energy is the sine qua non to achieve sustainable developments, sustainable development goals. Comment on the progress made in India in this regard. हिंदी में है, वहनीय, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। भारत में इस संबंध में प्रगति पर टिप्पणी कीजिए। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल, मॉडर्न एनर्जी। ये जो चार शब्द हैं यह सवाल के पहले पार्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये 2018 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड पेपर 3। तो जो चार शब्द शुरू के हैं वह क्वेश्चन को कंट्रोल कर रहे हैं। वो क्या कहना चाह रहा है कि एक्सेस टू मतलब आपकी पहुंच, अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी का जो एक्सेस है, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में सहायक हो रहा है। क्या है, जो हिंदी अनुवाद होता है बड़ा गलत होता है, उनको क्या वो भावार्थ दे नहीं पाते हैं।
जो ये अंग्रेजी में कहा जा रहा है वो हिंदी में कह पाने में फेल हो जा रहे हैं। तो मैं उसको आसान भाषा में कहता हूँ कि अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी से जो पहुंच है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में मदद करती है। तो फर्स्ट पार्ट व्हिच यू रिप्लाई इज दैट एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, कमेंट करिए प्रोग्रेस मेड इन इंडिया इन दिस रिगार्ड, भारत ने किस तरह प्रोग्रेस किया। तो पहला पार्ट आप क्या आंसर करोगे कि जो अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी है इससे एक्सेस कैसे होगा। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है कि यह जो चार चीजें हैं इससे इसमें अगर आपकी पहुंच होगी तो आप यह कार्य कर पाओगे। कभी जो शौर्य ने कहा, मैं एकदम मानता हूं कि कई बार आपके व्यू पॉइंट को क्वेश्चन में स्ट्रक्चर कर देते हैं। अगर वो स्ट्रक्चर नहीं है तो आप मत दो, अगर दो भी तो आप शब्द को बर्बाद मत करो। हालांकि मोर और लेस वो आपके व्यू पॉइंट को पूछते हैं। जब दूसरा सवाल देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हाउ विल एमएसपी रेस्क्यू द फार्मर्स फ्रॉम द लो इनकम ट्रैप। देखो इसमें आप देखिए पॉइंट नंबर 1 व्हाट इज एमएसपी, पॉइंट नंबर 2 हाउ एमएसपी रेस्क्यू फार्मर फ्रॉम इनकम ट्रैप। तो तीन चीज किसमें कही गई, एमएसपी क्या है, एमएसपी कैसे फार्मर को इनकम ट्रैप, लो इनकम ट्रैप से बचाती है। इसके बियॉन्ड लिखने का ही नहीं है, आप अपनी दक्षता यहां तक लाओ कि सवाल को हम समझने की कोशिश करें। अगर आप सवाल समझने में फेल हो गए तो आप चाहे जितना अच्छा आंसर लिखो मार्क्स नहीं मिले। इसीलिए आप देखो जीएस में जो 1000 में से 400 मार्क्स मिलते हैं, 40% मार्क्स मिलते हैं। जितने लड़के सिलेक्ट हो गए थे मैं सबसे मार्क्स पूछता हूँ, मैंने 400 के आसपास मार्क्स देखे हैं, किसी मैंने 450 मार्क्स तक देखे नहीं। उसका मेन कारण कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने क्या क्या लिखा है, आई ऑलवेज फाइंड कि वह सवाल की तह तक नहीं पहुंच पाए। कई बार क्या होता है कि ऐसे सवाल आते हैं आपको उत्तर पता भी नहीं होता है। इस सिविल सेवा में सवाल को गेस कर लेना बहुत ही दुरूह काम है। आपका जो एक जनरल नॉलेज बैंक है वो बहुत हेल्प करता है, और आपकी राइटिंग एबिलिटी, यह दो चीज मेरे समझ में आ रही है। शौर्य आप बताओ। जी बिल्कुल सर, जो आज हम लोग प्रश्न उठाए सर, एक छोटा सा सीधा साधा ही प्रश्न है, लेकिन जब हम उसका उत्तर देखने शुरू किए सर, जैसे सब लोगों ने प्रयास किया, इस बात के लिए उनकी सराहना है सर। लेकिन कहीं ना कहीं सर क्वेश्चन को ठीक से ना समझ पाना और उसके स्कोप को ना समझ पाना, एग्जामिनर का जो मंतव्य है उसके पीछे वो क्या एग्जैक्टली सुनना चाह रहा है, वो चीज को मिस कर जाने पे सर जो परिश्रम है, होता भी है परिश्रम और फिर वो काम भी नहीं आ रहा है सर। तो अच्छा, ये गलती तो नहीं क्या करना। सवाल सवाल बहुत ज्यादा घूमते हैं। आप दूसरा सवाल देखिए, कल्चर के सवाल जो हिस्ट्री के हैं वो हैंडल नहीं होते हैं। सवाल क्या है, सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट। वह आपसे इंडियन आर्ट हेरिटेज के बारे में नहीं पूछ रहा है। यू लिसन अगेन क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सर कौन से सेफगार्डिंग, साल का प्रश्न है ये सर, ये मेंस ये का सर? 2018 जी सर। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1। सर सर। हाँ खोलो। इंडियन सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट। डिस्कस छोड़ दिया। हिंदी में क्या है, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। 150 शब्द का सवाल। वो आपसे बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं भारतीय कला क्या है, बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं। भारतीय कला के अगर आप पक्षों को लिखने लगोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ये पूछ क्या रहे हैं, भारतीय कला के संरक्षण की आवश्यकता है, इंडियन हेरिटेज को प्रिजर्वेशन का आवश्यकता। आपको जाना होगा कि भारतीय कला के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। इन्होंने इस सवाल में एक ही बात पूछी गई है, भारतीय कला के संरक्षण की आवश्यकता क्यों, क्या है। अब भारतीय कला में है क्या क्या, स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, लोक कला, भारतीय संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता, सबका सब समाहित हो गया। इसको आंसर करने का, भारतीय कला को स्पेसिफिक लिखने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। आप भारतीय कला के अच्छे तत्वों को उभारिए। कौन कौन से अच्छे तत्व हैं, भारतीय लोक कला जरूरी है,
हमारे ट्राइबल डांस जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वह जीवन का उल्लास देते हैं। हमारे दूर दराज के इलाकों में मनोरंजन का साधन उस तरह का नहीं होता है। वह एक जीवन का उल्लास व्यक्त करते हैं, जमीन से जुड़ाव व्यक्त करते हैं। स्थापत्य कला में जो शहतीर की परंपरा है, कहा जाता है उसको मुगल लेके आए, उसको मुस्लिम्स लेके आए। लेकिन अगर आप भारतीय इतिहास को देखें तो वह भारत में पहले से थी। भारत में रंगों का प्रयोग किया गया, भारत में रंगों का वैविध्यपूर्ण प्रयोग किया गया। अजंता के पहले चित्रकला के हमको अवशेष नहीं मिलते हैं, अजंता से चित्रकला के अवशेष मिलने लगते हैं। अजंता की चित्रकारी आह्लादित करती है, वह विश्व में भारतीय चित्रकारों के बारे में एक नया आयाम देती है, नई सोच देती है, नए दृष्टिकोण देती है। आप साउथ इंडिया के टेम्पल्स में जाओ, साउथ इंडिया के टेम्पल में जो कॉलम बनाए जाते हैं, सूर्य घूम घूम के दिखता है। आपने देखा व्हाट्सएप पे घूमता रहता है, आपने बहुत बार देखा होगा, उसको आप देखो। जो चोल काल की कलम परंपरा थी, विजयनगर की थी, आप लिखो उसका संरक्षण जो भी क्यों है, यह विश्व के स्थापत्य का नेतृत्व कर सकता है। हमने भारतीय कला को संरक्षित करने का उतना प्रयास नहीं किया, हमने उसको विश्व के सामने प्रस्तुत नहीं किया। इट इज द क्वेश्चन ऑफ द एनालिसिस। बट फॉर टू आंसर दिस क्वेश्चन यू नीड टू नो भारतीय कला। अगर नहीं जानते हो आप नहीं लिख सकते हो, लेकिन भारतीय कला नहीं लिखने का है। यू डोंट नीड टू राइट भारतीय कला। आपको लिखना भारतीय कला के संरक्षण की आवश्यकता। आप उसके साइलेंट फीचर्स को उठाओ और उन साइलेंट फीचर्स को एनालाइज करो। अजंता की कला, बुद्ध की कला, गांधार कला, मथुरा कला, आप इसका जिक्र करो। रंगों का वैविध्यपूर्ण प्रयोग, किशनगढ़ कला। आप मोनालिसा और किशनगढ़ की बनी ठनी का वहां जिक्र कर दो कि मोनालिसा की जो मुस्कान है, वैसी मुस्कान बनी ठनी की भी है। हमको बनी ठनी की मुस्कान को सुरक्षित करने की जरूरत है। हम उस तरह के मार्केट नहीं कर पाते, लेकिन लिखना नहीं है भारतीय कला, लेकिन भारतीय कला आना चाहिए। नहीं आएगा, नहीं लिख पाओगे। What's your opinion, sir? Just tell me. सर एक ये मन में आ रहा था सर कि जो जैसे यही प्रश्न हमारे सामने खुला हुआ है सर, आपने जो प्रश्न बताया सर, सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट। तो इसमें सर Yes, जो हम लोग एक्सरसाइज करते आए हैं सर, मैंने ऐसा अपने अपने अल्प विवेक के अनुसार बताया हुआ है कि सबसे पहले कीवर्ड्स को जो है वो पकड़ लेना चाहिए कि yes, इसमें कीवर्ड्स कौन से हैं सर। yes. वो तो जैसे पहला सर, काम है, जी वो सर, इसको पहला ले काम चलते है। हैं। मान लीजिए इस प्रश्न को उठा के ले चलते हैं सर, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं सर, अगर सफल हुआ तो। एक मिनट सर, इसको यहाँ ले आते हैं। अब मान लीजिए सर, ये हमारे लिए ये प्रश्न इन लोगों के सामने है सर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो है वो आप देख ही रहे हैं, सेफ गार्डिंग से हमको कुछ क्लू लेना है और कुछ क्लू इससे भी लेना है, नीड ऑफ द मोमेंट। और जो तीन ये है, शब्द है, तो जी तीन सर, शब्द है इसमें। बिल्कुल सर, सेफ गार्डिंग, हेरिटेज, बिल्कुल सही बात सर। मूवमेंट, बस जी तीन हाँ शब्द सर, हैं, बिल्कुल बस सर, तीन। कोई चौथा शब्द नहीं इसमें। सही बात सर, इन्हीं तीन शब्द पे कंसंट्रेट करना है। बिल्कुल। अगर और आप इन शब्दों पर कंसंट्रेट, तीनों, जब आप आंसर लिखो, तीनों शब्द आपके दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे हैं। आप उन जो कीवर्ड आपने ले लिया, उस कीवर्ड को दिमाग में घूमने दो। यह आप तभी कर पाओगे जब आपकी दक्षता कंटेंट में भी हो, राइटिंग में भी हो। तो आप जैसे आपने कीवर्ड लिया, उसको दिमाग में घूमने दो, उसको हथौड़े की तरह ऐसा दिमाग ट्रेन करो कि वो शब्द हथौड़े की तरह वार करते रहे। उससे क्या होगा, कीवर्ड छूटेगा नहीं, एक प्रपोर्शन डेवलप होगा। कितना परसेंट किस पे हमने लिखा। देखिए, इसकी संभावना बहुत कम होती है कि आपको सारे कीवर्ड में इक्वल नॉलेज हो, लेकिन किसी कीवर्ड को अनएक्सप्लेन्ड मत छोड़ो। मान लो किसी कीवर्ड में कम आता, कोई बात नहीं, जो आता उसी को लिखो। वो कीवर्ड हाथ से छूट ना जाए। अगर 3 कीवर्ड है, आपने 2 लिखा, तीसरा छोड़ दिया, तो हो सकता है मॉडल आंसर शीट के जो हो, वह आपको उस कीवर्ड के गायब होने का 33% मार्क्स जीरो कर दे कि he has answered only on the 66%. तो योर मार्किंग विल बी ओनली ऑन 66%। आप चाहे 66% पाओ, 50% पाओ, 40% पाओ, बट 33% यू हैव गॉन जीरो।
Therefore, if there is a 3 part in the question paper, then you have to answer all 3. अगर आपने तीसरा पार्ट कमजोर किया तो 33% 10% मिलेगा, 15 मिलेगा, 12 मिलेगा, 0 तो नहीं होगा। तो you try to retrieve the territory कि अगर आप कोई टेरिटरी लूज भी कर रहे हो तो आप उससे बचने की कोशिश करो। सर मैं बस थोड़ा सा मैं भी सर जोड़ना चाहूंगा आपकी अनुमति से, आशीर्वाद से सर। कि जैसे ये जो हमने कीवर्ड्स जो हाईलाइट किए हैं, इससे आप कैसे पकड़ेंगे? ये एक ब्रेन का ट्रेनिंग है, तो अब इसको पकड़ने की क्या जरूरत है? अगर पहले बोलता है प्रिजर्वेशन नहीं बोला है, देखिए प्रिजर्वेशन शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ है, तो सेफ गार्डिंग बोला है। तो सेफ गार्डिंग किसके अगेंस्ट? आपके उत्तर का 20% पार्ट कम से कम ये होना चाहिए कि जब सेफ गार्डिंग की जरूरत है तो सेफ गार्डिंग आखिर किससे डर रहे हैं, खतरा किससे है? इससे आपको इंट्रोडक्शन शुरू करना चाहिए कि इंडियन आर्ट और हेरिटेज को आज इससे खतरा है। फिर वो ध्यान रखिएगा कि अगर मैं देखिए स्क्रीन पर देखते जाइएगा सब लोग, मान लीजिए मैं इस पोर्शन को गायब कर दूं, पूरा बदल गया, पूरा का पूरा उत्तर का स्कोप बदल गया, पूरा स्कोप दूसरी तरफ चला गया। इंडियन आर्ट को सेफ गार्ड करना और इंडियन आर्ट की हेरिटेज को सेफ गार्ड करना, दोनों में वास्ट डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए वो कीवर्ड है, ध्यान रखेंगे। अभी इस पर बात करेंगे कि कैसे कीवर्ड है। और नीड ऑफ द मोमेंट, यानी ऐसा हमेशा से कल्चरल हेरिटेज को तो हमेशा से प्रोटेक्ट रखना चाहिए, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से सब हाथ से छूटा जा रहा है, सब चला जा रहा है? क्या ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, या क्या जो है लॉ एंड ऑर्डर की और जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज बदल गई हैं? क्या हो रहा है? सामाजिक परिवर्तन हो रहा है जिससे लोगों का उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है? आखिर क्या है वो जिससे ये स्पेशली? तो अब पहले अगर हम अब ये आप ढांचा बना लिए सर। मैं आता हूँ नीड ऑफ द मोमेंट पे। इंडिया की जो फॉरेन करेंसी आती है, इंडिया का जो एक इनकम होता है, जो इंडिया का जो फॉरेन करेंसी का इनकम है, उसमें टूरिज्म एक बहुत बड़ा अवयव है। हमको टूरिज्म को प्रमोट करना है फॉर द फॉरेन करेंसी। अब देखिए, इंडिया के पास जो फॉरेन करेंसी की स्कोप लिमिटेड है, बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं। जेम्स एंड ज्वेलरी करते हैं हम लोग, टूरिज्म करते हैं, सर्विसेज करते हैं। एग्रीकल्चर में हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। तो हमको क्या है, जो हमारा आर्ट और कल्चर है विश्व में इस तरह, अगर आप प्राइम मिनिस्टर को देखें, प्राइम मिनिस्टर किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के आने के समय वो ऐसे जगहों पर अपनी मीटिंग करते हैं जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट हो। आप चाहे जिसको देखें, जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है वो ऐसी कोशिश करते हैं। व्हाट इज दिस? शोकेसिंग इंडिया। इंडिया को शोकेस करना है, हमको टूरिज्म को आगे बढ़ाना है, हमको विश्व की, भारत के पास 3 चीजें हैं। एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, एक बहुत ही सुसंस्कृति सभ्यता और संस्कृति। अब जो थर्ड पार्ट है, सुसंस्कृति सभ्यता और संस्कृति, इसका हम कैसे इनकैश करेंगे? जब हम इंडियन आर्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और इस आर्ट को शोकेस करेंगे। शोकेसिंग इज सेकेंडरी, फर्स्ट इज द प्रोटेक्शन। इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट, व्हाट यू शोकेस? सेकेंड, इंडियन का जो आर्ट है उसमें सेक्युलरिज्म इतना जबरदस्त भरा हुआ है। जो विश्व में जो सेक्युलरिज्म है उसका इंडिया एक मार्केट लीडर है। अगर हम इंडियन आर्ट के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रस्तुत करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणाओं को आगे ले जाते हैं, और वह हमारे देश में भी जरूरत है और हमारे सराउंडिंग कंट्रीज के आसपास विभिन्न धर्मों के देश रहते हैं, तो हमारे एक फॉरेन पॉलिसी में एसिमिलेशन की आवश्यकता है। Just start thinking. I'm telling the number of times to you, same output sorry is also with me, कि आप सवाल को समझ के विश्लेषित करो। देखिए, तथ्य को जानना जरूरी है, लेकिन तथ्य परख से ज्यादा सवाल विश्लेषण परख होते हैं। Yes or yes? Tell me. सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सही लाइन है सर, यही सोचने की सर। और अभी भी सर देखिए, ये आप जो हमेशा से कहते हैं सर, एक लाइन जो सबसे महत्व की मुझे आज तक लगी सर, जो मतलब जिसका कोई सानी नहीं है आसपास, वो यही है कि सर हिस्ट्री तक, सर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी सर वो करंट अफेयर से पूछ रहा है सर। हम 2018 का शायद है ना सर, ये 2018 का मेन है। और 2017 में क्या हुआ है सर, 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी सर। तो एक तो उसी में जो मॉन्यूमेंट्स वाला एक बिल है सर, उसमें अमेंडमेंट लाए थे सर।
यस यस 2017 में लाए थे सर। और प्रधानमंत्री जी सर यूनाइटेड स्टेट्स और टर्की शायद 2 जगह से सर हमारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनका रिकवरी करके लाए थे सर, जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं हेरिटेज से रिलेटेड, उसका रिकवरी भी करके लाए थे सर। मैं तो एक सवाल प्रीलिम्स का प्रीड करता हूं। जो प्रधानमंत्री ने चाइना के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग किया था, कहाँ किया था? कहाँ किया था? मामल्लपुरम में। मामल्लपुरम सर। आप उसको तैयार करो, सवाल प्रीलिम्स का आएगा, पक्का आएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा सर, रिवर्स इंजीनियर करके सवाल को पकड़ना पड़ेगा सर। ये सोचिए सर, एक उत्तर मैं ज्योग्राफी के हिसाब से एक प्रश्न देख रहा था सर, उसमें प्रश्न है सर, प्रीलिम्स का प्रश्न है सर, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है सर, 2018 या 17 का है। उसमें आया था सर कि आप एक सी बीच पर खड़े हैं, आप एक समुद्र रेखा पर तट पर खड़े हुए हैं और अचानक से आपकी आंख के सामने से पानी जो है वो 5 किलोमीटर दूर जो है वो रिसीड कर जाता है, और फिर ऐसा दिन में 2 बार होता है, जब टाइड का सिचुएशन बनती है 2 बार होता है। तो बताइए आप कौन से बीच पे खड़े हुए हैं? उसमें 4 थे सर, 4 जो ऑप्शन दिए हुए थे, एक भावनगर था शायद सर, एक चांदीपुर था सर, भावनगर, चांदीपुर, भीमुपत्तनम और नागपत्तिनम, ये 4 उदाहरण दिए हुए थे सर। ये अभी भी लगता है कि ज्योग्राफी का ये वो है प्रश्न है, लेकिन सर ये करंट अफेयर्स कैसे पूछ लिया सर? उसमें क्या हुआ था सर, डीआरडीओ ने सर ऑब्जेक्शन उठाया था कि यहाँ पर जो आप पोर्ट बनाना चाह रहे हैं मत बनाइए, हमारा जो यहाँ से लॉन्च करते हैं हम लोग सारा, जो अब्दुल कलाम जो आइलैंड है जिसका नाम आप दे दिए सर, तो उसको वहां से हम सारा प्रक्षेपण करते हैं, तो सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पे मत बने। इस पर बहुत बवाल हुआ सर 2016 में, मई 2016 के पेपर में ये आया भी सर, बिजनेस स्टैंडर्ड में या किसी में कवर हुआ, और 17 में पूछ लिया सर। तो बहुत हाईली ओरिएंटेड है सर ये करंट अफेयर से, सब कुछ सर, हमारा सब पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा अगर करंट में हम पीछे रह गए तो। इसलिए क्या है ना कि सारी कोचिंग्स फेल क्यों होती है, मैं बता रहा हूँ, उनको अभी तक यह एहसास ही नहीं हो पाया है, उनको पता नहीं चल रहा है क्या करते हैं। एक आता है, वो हिस्ट्री में नाम नहीं लूंगा, हिस्ट्री के बहुत एक बड़े क्लेम करते हैं, दृष्टि पढ़ाते हैं, पढ़ना उनका, वो एनसीईआरटी ब्लैक बोर्ड पे लिखने लगते हैं। अब उनका पढ़ाई अच्छा है खराब है वो कह सकते हैं, मैं सहमत नहीं हूँ। आप वही जबरदस्ती वही प्रार्थना लिखो, फलाना करो, कोई फायदा नहीं है उसका। आप करंट अफेयर्स को कंट्रोल करो। मैं हमेशा बोलता हूँ करंट अफेयर्स की न्यूज से कोई मतलब नहीं, उसके पीछे के दर्शन पे जाओ, यू सी द फिलोसफी। इंटरव्यू अभी आईएएस का शुरू होने वाला है, आप देखना करंट अफेयर्स के लोग सब तैयार करेंगे, करंट अफेयर्स नहीं पूछेंगे, उसकी फिलोसफी पूछेंगे। आप चाहे जिस एग्जाम में देखो, पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, 2 एक मेरे कैंडिडेट्स ने हमको बताया इंटरव्यू कैसे हुआ, उनके साथ में देख रहा हूँ यही हो रहा है। पीसीएस भी आईएएस को, यूपी पीसीएस आईएएस को बहुत फास्ट फॉलो करता है, और स्टेट के कंपैरिजन में यूपी पीसीएस का स्टैंडर्ड बहुत फास्ट ऊपर आने लगता है, बहुत फास्ट आता है। तो ये 3-4 आप चाहे जिस तरह जो सौर ने सवाल दिया, इस सवाल में ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व है, करंट अफेयर्स भी इन्वॉल्व है, और क्लाइमेट चेंज भी इन्वॉल्व है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है। अब आप इस सवाल को किस में रखोगे? ऑल 4 थिंग्स आर समवेयर रिलेटेड। डिजास्टर मैनेजमेंट भी है भाई, अगर आप वहां पोर्ट बना दोगे तो डिजास्टर हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज भी है वहां पे, कि अगर पानी पीछे चला जाएगा तो मछलियां मर जाएंगी, मछुआरों को खाना नहीं मिलेगा। और ये ज्योग्राफी भी है, कि रिसीट करने का एक ज्योग्राफिकल रीजन होता है। करंट अफेयर्स तो है ही है, क्योंकि करंट का न्यूज है ये। इसी तरह जो ये सवाल आप देख रहे हो आर्ट कल्चर वाला, ये सवाल भी इसी तरह का है कि उन्होंने, अब मॉन्यूमेंट अमेंडमेंट बिल आया, आपका दिमाग फ्लैश होना चाहिए, वो क्यों आया। और दूसरा, उस आप एक्ट को पढ़ो, ऐसा कुछ एक्ट में जरूर, मुझे इस एक्ट में याद नहीं आ रहा है, ऐसा उस एक्ट में जरूर होगा जो इंडियन आर्ट और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की बात कह रहा होगा। तो यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट इन दिस डायरेक्शन। सर उसी साल याद आ रहा है सर कि अगर ठीक से याद कर पा रहा हूँ सर, जब गांधी जी का प्रतिमा तोड़ा गया था गुजरात में सर, वो उसी समय की आसपास की बात है सर, गुजरात में हुआ था सर। जी सर, तो वो भी हेरिटेज का ही पार्ट है। तो इस प्रकार से थोड़ा सावधान रहने का समय है, सतर्क रहने का समय है। न्यूज़पेपर से रिवर्स इंजीनियरिंग करके पढ़िए प्लीज। बेसिक वाला तो सब कवर हो ही गया है, हमेशा से हो जाता है, लेकिन न्यूज़पेपर से देखो क्या है श्योर, इनको पढ़ाया सब गया है, जी सर, कुछ पढ़ने का है नहीं, सिर्फ ज्योग्राफी इनको कम पढ़ाया गया, तो भी आप मोर और लेस आपने कर दिया है, अगले 10-15 दिन हो जाएगा।
इनकी पढ़ाई का इशू नहीं है, नाउ द इशू इज द परफॉर्मेंस, मेन इशू इज द परफॉर्मेंस। सर उत्तर वगैरह तो सर इनसे आप एकदम लगातार सर, आप केवल सर सेशन में आके सर इस प्रकार से हम लोगों का मार्गदर्शन कर दिया करिएगा। इनको अब रगड़ दूंगा मैं सर, इनको छोड़ूंगा नहीं सर पूरी तरह हाँ, से। उत्तर यहाँ तो क्या है, इनको इनको इसी पे, जी सर। हाँ इसी लाइन पे लेके चलते हैं इन लोगों को। यस सर। अगला 1-1.5 महीना जो के पास समय है, मेरे ख्याल से इनका एग्जाम है कुछ 26-27 जून को, किस तारीख को एग्जाम? 27 लास्ट जून। वीक। हाँ 13 जून पीसीएस, 27 जून आईएएस। 13 जून पीसीएस है, 27 जून आईएएस। हाँ तो 27 जून। हाँ, तो अपने पास दो महीना है पीसीएस के लिए, 2.5 महीना आईएएस के लिए। जी सर। ये दोनों एग्जाम किसी भी तरह से क्वालिफाई करना है। तो जो लोग कुछ ऐसे अपने एस्पायरेंट हैं जो 2021 में नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग दे कैन फॉलो द 2021 एस्पायरेंट। जो 2021 वाले हैं वह क्वेश्चन आंसर सीरीज में काम करना शुरू करें। मार्केट का जो मॉक टेस्ट है वो भी करें ये लोग, हालांकि उसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस होगी ना। आप एग्जाम मोड में आओगे तो यस सर, बिल्कुल बहुत मॉक जरूरी है टेस्ट भी आप लोग करते रहो। आप लोग 50 मॉक टेस्ट कम से कम करो, मिनिमम, उससे ज्यादा करो, 50 से कम तो कोई इश्यू ही नहीं है। बिल्कुल सर। सर इनका ज्योग्राफी का, एनवायरनमेंट का, इसका सर सब सारा मॉक टेस्ट मैं खुद ही तैयार करूंगा सर, मैंने सोचा है ऐसा सर। ओके, जिस स्तर का हाँ होना चाहिए सर, जिस स्तर का उसी का इनको करके देंगे सर, और इनको माइंड अप्लाई करने के लिए मजबूर कर देंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। इनसे इनको बहुत फायदा होगा सर, फ्रेम ऑफ माइंड सेट हो जाएगा सर कि पढ़ने इस तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन से सबसे बड़ा फायदा मित्रों यही होता है, जैसा सर बता रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर आप दे पाइए चाहे नहीं दे पाइए, वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है उस प्रकार से सोचने के लिए कि अच्छा ऐसे भी पूछ सकता है। दूसरा, ये लोग सीसैट की प्रैक्टिस करें, क्योंकि सीसैट तो हम लोग पढ़ाते नहीं है। मोहित निगम की क्लास पूरी यूट्यूब में आप लोग सुन लें। सीसैट में सुनने 8-9 सवाल अंग्रेजी में आते हैं, आप देखें। अब देखिए सीसैट भी अगर आप पास नहीं कर पाते 33%, तब वी आर हेल्पलेस। आप लोग सीसैट की भी कोशिश करो, रोज प्रैक्टिस करो। सीसैट में का स्टैंडर्ड भी ऑलमोस्ट हाई हर साल हो रहा है, तो आप लोग सीसैट भी कोशिश करो। और एक बात मैं हमेशा बोलूंगा, अंग्रेजी में सवाल पढ़ने की जरूर आदत डालो, क्योंकि हिंदी कई बार अनुवाद अच्छा होता नहीं। आप देखो आपके सामने उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, जो अनुवाद था बहुत खराब था। सर एक ये भी मेरा प्रस्ताव है, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है इसलिए बहुत ही सर ये बस बोल रहा हूँ खाली सर, अब पता नहीं कितना सही है सर, कि अगर हम ये विद्यार्थी जो 2021 में अपीयर हो रहे हैं सर, अगर इनको लगता है कि कोई अच्छी कोचिंग है सर सीसैट की सर, तो सर वो हम लोग सर अरेंज कर देंगे सर। अगर इनको लगता है कि कोई वाकई ऐसा है जो 15 दिन में तैयार, या क्रैश कोर्स जैसा जिसका कि अच्छा रेपुटेशन हो, जो वाकई अपने सब्जेक्ट में माहिर हो, अगर कोई ऐसा है तो वो भी संकोच न करें, बता दें सर हम लोगों को, तो हम प्रयास कर लेंगे सर। ऑनलाइन ही हो कोचिंग। जी सर। अच्छा, वैसे मोहित निगम 2015 बैच का है लड़का, शायद जानते होंगे। तुम्हारे टाइम में था वहाँ पे, वो एकेडमी में नहीं था सर? हम 15 का होगा तब तो सर जानते होंगे सर। मोहित निगम है, आईआईटी कानपुर का पास आउट है, उसको मैथ्स पढ़ाता है आईआईटी वालों को और बैंक पीओ को। उसका पूरा लेक्चर है, उसने पूरा एक्सप्लेन किया है। आई विल अगेन रिक्वेस्ट हिम टू टेक सम मोर क्लासेस ऑन देयर। उसने पूरा पढ़ाया हुआ है। अच्छा, ओके सर, ओके। पूरा पढ़ाया हुआ है वो। लोगों पूरा क्लास किया हुआ है, सब पूरा क्लास यूट्यूब पे है, उसको लोग फिर से सुने। जी बिल्कुल सर। और थोड़ा सा सर, अब थोड़ा सा सर इनका, अब क्योंकि 2 महीने का बात है सर, तो आज ये आंसर राइटिंग जो मेंस वाला आंसर राइटिंग है उस पे सर थोड़ा कम करते जाएंगे सर, और इनको रियल टाइम में सर, टाइम बाउंड मैनर में सर मैं टेस्ट सीरीज करा देता हूँ सर, साथ में बैठा कर जूम पे ही टेस्ट सीरीज करा देंगे सर इनका। यस। तो अल्टरनेट डे चालू रखते हैं सर। हाँ, क्या ना, इवन अगर इनको लगता है क्लास ज्यादा है, क्लास में लोग कुछ कम भी कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इनको अपने आप खुद पढ़ना है। क्लासेस इनकी बहुत ज्यादा हो रही, बहुत ज्यादा हुई भी है। इवन केस दे आर फीलिंग कि क्लास ज्यादा हो रही है, तो 1-2 दिन कम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। 7 दिन जगह 6 दिन कर सकते हैं, 5 दिन कर सकते हैं। भाई वी नीड द रिजल्ट। वो जिस रास्ते से भी आ सकता है, उस रास्ते से रिजल्ट अपने को चाहिए। दैट्स द मेन इंटेंशन व्हिच वी हैव। मैं समझता हूं सर कि अप्रैल के बाद सर क्लास ना किया जाए सर, जितना पढ़ाना लिखाना हो अप्रैल में पढ़ा दिया जाए सर, और मई में पूरा इनका रिवीजन और टेस्ट सीरीज बस यही कराते रहेंगे सर। यस, बेस्ट है ये। यस सर। तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट थोड़ा कमजोर पड़ रहा था, उसका प्रयास कर ही रहे हैं हम लोग, वो अप्रैल में समाप्त कर देते हैं सर। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट अप्रैल में हो जाएगा। यस सर।
हाँ, हो एक्चुअली जाएगा। सर बहुत ही बढ़िया सवाल आते हैं सर, जरा सा कोई पढ़ ले ठीक से सर तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में निकला जा सकता है सर आसानी से। क्या है, देखो क्या है कि लोग हमेशा बोलते हैं सब पेपर खराब आया, टफ आया, ऐसा होता नहीं है। पेपर किसी कारण से आता है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। जैसे बताओ जो ये आया है कि कुरान की 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है कि आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो। इसी सवाल आएगा, कुरान की 26 आयतों का जिक्र ही नहीं करेंगे वो, यस सर, यस सर। उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन उस रिट पिटीशन से उठने वाले संवैधानिक प्रश्नों को बना देंगे वो। जी सर। अब आप बोले यार पता नहीं कहाँ से पूछ लिया यार, देखा नहीं उन्होंने। अब आप लोग कैच नहीं कर पाते हो ना। न्यूज़पेपर आप लोग जरूर पढ़ो, संजीदगी से पढ़ो, देखो उसमें क्या है। मैं कितनी बार बोलता हूँ कि मैं जो आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस करता हूँ, न्यूज़पेपर की न्यूज़ नहीं पढ़ाता हूँ, मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूँ कि फिलॉसफी क्या है। वो आज भी काम की रहेगी, 3 साल बाद भी काम की रहेगी। इन्फ्लेशन तो हमेशा रहेगा, क्लाइमेट चेंज हमेशा रहेगा, बैंकों का फ्रॉड हमेशा रहेगा, एक्स्ट्राडिशन हमेशा रहेगा, भारत चाइना, भारत अमेरिका, भारत पाक, भारत बांग्लादेश संबंध हमेशा रहेगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशन हमेशा रहेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, भारत और म्यांमार की जो समस्या है, सॉरी जो म्यांमार की समस्या है, उससे भारत म्यांमार का अंतरराष्ट्रीय संबंध उतना प्रभावित नहीं होता है। अब प्रभावित क्या हो रहा है, म्यांमार से भारत की कौन कौन सी राज्य की सीमाएं मिलती हैं, ये सवाल आ जाएगा। आपको साहब में बड़ा गलत हो गया। अब 4 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो 4 राज्य हैं उनको केंद्र ने निर्देश जारी किया है कि आप म्यांमार से आने वाले लोगों को अपने सीमा क्षेत्र में प्रवेश मत करने दो। उन राज्यों ने मानने से इनकार कर दिया है कि नहीं, मैं ह्यूमन ग्राउंड में मैं उनको स्वीकार करूंगा। अब केंद्र ने निर्देश दिया, राज्य ने स्वीकार किया। आर्टिकल 356 भी आ गया, आर्टिकल 256 भी आ गया कि केंद्र के निर्देशों को राज्य पालन नहीं करेगा तो क्या होगा। केंद्र के निर्देशों का राज्य पालन करे, उस राज्य की आवश्यकता है। अगर केंद्र के निर्देशों को राज्य पालन नहीं करता क्या होगा। 356 नहीं 355 भी आ गया। कैसे आ गया कि हर केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह राज्य को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करे। अब यह बाहरी आक्रमण है कि नहीं है, जो लोग म्यांमार से भारत के हमारे देश में आ रहे हैं 4 राज्यों में, तो क्या वो बाहरी आक्रमण नहीं है, तो 355 लागू नहीं होगा। लेकिन क्या करेंगे, 355 ही आपके सवाल में डाल देंगे टू टेस्ट चेक योर नॉलेज। बिल्कुल सही तो बात अब है। आप देखिए कि यही सवाल आ गया। अब आप बोले यार ये जबरदस्ती पूछ लिया कि म्यांमार से और भारत के कौन कौन से प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं। ये सवाल आ जाएगा, मेजॉरिटी गलत करेंगे, यहाँ तक दिमाग नहीं है। उसमें एक त्रिपुरा डाल देंगे, जो त्रिपुरा है नहीं, त्रिपुरा पक्का डालेंगे, उसमें 100% डालेंगे। ये त्रिपुरा नहीं होता है वहां पे। अगर आप देखें त्रिपुरा हल्का सा वो मिस कर रहा है। तो आप इस तरह से अगर चीजों को देखोगे तभी कंट्रोल कर पाओगे। अब एक इशू खड़ा क्या हो गया है कि जो इंडिया ने अभी क्या किया है, ड्यूटी बढ़ा दी है सोलर पैनल पे और बैटरीज पे। उससे क्या हो गया है कि हमारा जो सोलर एनर्जी का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। अब इससे सवाल क्या खड़ा हो गया कि जो इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है उससे क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, एक फिलॉसफी है इकोनॉमिक्स की कि इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है कि अपने यहाँ के उत्पादों और इंडस्ट्रीज को सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी हमेशा के लिए नहीं होती है। जब आपके यहाँ की इंडस्ट्री कम्पिटिटिव हो जाती है तो इंपोर्ट ड्यूटी को कम या खत्म किया जाता है। इंडिया में यह थ्योरी फेल कर गई है। 1991 में जो इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई गई वह आज तक लगी हुई है। अब दूसरा सवाल क्या आता है, इंपोर्ट ड्यूटी वर्सेस सब्सिडी। अभी सवाल क्यों आ गया, चाइना की जो एक सक्सेस स्टोरी है सोलर एनर्जी में वह सब्सिडी से है। वो इंपोर्ट ड्यूटी सब्सिडी देता है, इंडिया सब्सिडी क्यों देता है।
अब इसी सवाल को फ्रेम कर देंगे। आप लोग यार पता नहीं क्यों फ्रेम कर दिया, जबकि सवाल चर्चा में चल रहा है। तो यह जो चीजें हैं, यह दिमाग का विस्तार करती है। अगर आप दिमाग का विस्तार नहीं कर पा रहे हो, then you are bound to fail. Nobody can save you. मैं अभी इलाहाबाद का रिजल्ट डिक्लेयर कर देता हूँ। इलाहाबाद से फिर सिंगल डिजिट लोग प्रीलिम्स पास करेंगे, बिकॉज जितने लोग मेरे को पूछते हैं, मैसेज करते हैं, मुझे लगता है, मैंने एक फेसबुक पे अपना एक पोस्ट भी किया मैंने, कि आई एम शॉक कि आखिर ये लोग कैसे समझते मैं पास कर सकता हूँ। ये ब्लाइंडली जो पढ़ने से कोई पास कर सकते, 12 घंटा पढ़ो या 24 घंटा पढ़ो, जब तक एक स्ट्रेटजी से नहीं पढ़ोगे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। यू नीड टू इवॉल्व ए स्ट्रेटजी, दैट्स ओनली वे आउट। Any aspirant want to say something? Anyone has any issue? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, मुकुल। हाँ मुकुल। मुकुल वापस